नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ी अभिक्रिया की अणुसंख्यता और कोटि। अणुसंख्यता किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, वेग स्थिरांक की इकाई की गणना किस प्रकार से की जाती है। आज हम बात करेंगे समाकलन वेग समीकरण। सबसे पहला समाकलन वेग समीकरण क्यों प्राप्त किया जाता है, तो हमने अभिक्रिया वेग में दो प्रकार के वेग पढ़े। एक पढ़ा औसत अभिक्रिया वेग, जो एक निश्चित समय अंतराल में परिवर्तित होता है और उस परिवर्तन की हम परिकल्पना यथार्थता के साथ कर सकते हैं या करना संभव होता है। परंतु हम दूसरे वेग के प्रकार की बात करें अभिक्रिया वेग के, तो वो है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग का मतलब होता है किसी एक सेकंड में या किसी एक पल में या किसी एक क्षण में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में आंशिक परिवर्तन होगा, अल्प परिवर्तन होगा, नगण्य के बराबर परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन की परिकल्पना यथार्थता के साथ कैसे कर सके, उसमें जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को हम कैसे माप सके, उसकी गणना करने के लिए समाकलन वेग समीकरण को प्रयुक्त किया जाता है। तो समाकलन वेग समीकरण के लिए हम ये कह सकते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग में हुए परिवर्तन की गणना करने हेतु समाकलन वेग समीकरण को प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए? तात्क्षणिक तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग की गणना हेतु समाकलन समीकरण, समाकलन वेग समीकरण प्रयुक्त होता है। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग की गणना करनी है जिसमें अल्प परिवर्तन होता है, उसके लिए उसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन करके उसके वेग में हुए परिवर्तन की परिकल्पना करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु। नंबर एक, शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन वेग समीकरण व्युत्पन्न करते हैं? हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बात करें। हम शून्य कोटि की किसे कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होगा। शून्य घातांक का मतलब उसकी मान हो जाएगा इकाई, इसलिए वो वेग पर निर्भर, अभिकारकों की सांद्रता पर वेग निर्भर नहीं करेगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये तो शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा या पहचान हुई कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसके लिए एक अभिक्रिया लेते हैं। एक अभिक्रिया ले ली हमने जिसमें R अभिकारक क्रिया करके बनाता है P। शून्य कोटि की अभिक्रिया है, किसे कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घातांक के समानुपाती होगा। अगर यहाँ पर अभिक्रिया का वेग देखेंगे तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारकों की कौन सी घातांक के? शून्य घातांक के। अभिक्रिया के वेग को हम किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं? आर के रूप में। समानुपाती का साइन हटाओगे तो एक वेग स्थिरांक और आर की पावर कितनी हो जाएगी? शून्य। अगर किसी की घातांक 0 होती है, क्योंकि आप जानते हो अगर किसी की घातांक 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? इकाई 1 होता है। उसका मान कितना होता है? इकाई होता है। वेग को आप
प्रदर्शित करोगे। कौन सा अभिक्रिया वेग? तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग किस पर निर्भर करता है? अभिकारक अणु की सांद्रता में। उसमें जो परिवर्तन होगा तो उसकी सांद्रता में कमी होगी। कमी के लिए किसका उपयोग करोगे? माइनस का। क्या लिख दोगे? डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी बराबर के, और आर की पावर 0 हुई, इसका मतलब ये हो गया समीकरण नंबर 1। इस समीकरण को आप पढ़ोगे अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण। और ये जो ऊपर वाली समीकरण प्राप्त हुई, इसको आप सरल शब्दों में पढ़ सकते हो वेग समीकरण। ऊपर समीकरण प्राप्त हुई उसको तो वेग व्यंजक वेग समीकरण पढ़ता है, और अगर वेग के परिवर्तन को प्रदर्शित कर दिया तो इसको पढ़ सकते हो अवकलन वेग समीकरण। समीकरण नंबर 1 दे दिया। इस dt को उस तरफ लेके चले जाते हैं, माइनस वाले की जगह प्लस कर देते हैं, प्लस वाले की जगह माइनस कर देते हैं, मतलब पक्षांतरित कर देते हैं। तो इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो डी आर बराबर माइनस का के डॉट डी टी। इसको समीकरण नंबर 1 के बाद में आपने ले दिया 2, और इस समीकरण 2 का दोनों ओर समाकलन किया। समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर अगर समीकरण 2 का हम समाकलन करेंगे तो इस तरफ तो समाकलन करना हमें किसका? डी आर का, और माइनस का के कॉमन आ जाएगा जो स्थिरांक है। समाकलन किसका करना पड़ेगा? डी टी का। डी आर का समाकलन करोगे तो समाकलन प्राप्त होगा आर, माइनस का के डी टी का समाकलन करोगे तो प्राप्त होगा टी, और एक आ जाएगा समाकलन स्थिरांक जिसको सी या आई के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो। ये समीकरण नंबर हो गए 3, और यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ सी, इसका मतलब होता है समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक, समाकलन नियतांक। अब यहां पर सी की गणना करें तो आपने लिख दिया कि यदि t बराबर 0 सेकेंड पर अभिकारकों की सांद्रता r है, वो r बराबर r नोट है। t समय पर जो सांद्रता वो प्रारंभिक सांद्रता है। तो अगर ये मान इस समीकरण में रखोगे कि आपने t का मान तो रखना 0 और r की जगह रखना r नोड, तो ये तो हो गया आपका r नोड माइनस का k डॉट के टी की जगह 0 प्लस c, तो r नोड किसके तुल्य हो गया? कि r नोड c के तुल्य हो गया। ये समीकरण नंबर 3 के बाद में क्या प्राप्त हो गई? 4। इस c का मान अगर समीकरण 3 में रखते हो तो ये लिख दिया समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान किस में रखना है? 3 में रखना है। 3 में रखोगे तो क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगी? ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। समीकरण 3 है आर, जो अभिकारकों की सांद्रता बड़े कोष्टक में बंद करके लिख दो। आर का मतलब सांद्रता से, सांद्रता के लिए बड़े कोष्टक में बंद करके लिख दिया, बराबर माइनस का के टी प्लस सी। सी की जगह आप क्या लिख दोगे? सी का मान है आर नोड के बराबर, ये आर नोड। ये आ गया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण नंबर 5। इसको पढ़ोगे आप समाकलन वेग समीकरण। इसको परिवर्तित करें तो ये कह सकते हैं कि ये माइनस का के टी इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का, ये अभिकारकों की सांद्रता उस तरफ जाएगी तो हो जाएगी माइनस की। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो के टी बराबर आर नोड अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता माइनस टी समय पश्चात अभिकारकों की सांद्रता। इसको समीकरण नंबर पढ़ लिया आपने 6। अगर आप के टी नहीं पढ़ करके केवल टी की गणना करते हो तो टी बराबर क्या हो जाएगा? आर नोड माइनस आर प्रारंभिक सांद्रता अपोन टी समय पश्चात सांद्रता अपोन के। ये समीकरण नंबर 6 के बाद में आपको कितनी प्राप्त हो गई? 7 नंबर समीकरण प्राप्त हो गई। ये जो 6, 5, 6 और 7 तीनों ही प्राप्त हुई, इन तीनों समीकरण को पढ़ा जाता है समाकलन समीकरण, समाकलन समीकरण। चाहे कोई भी पढ़ो, उन तीनों का रूप को परिवर्तित करके लिखा। इस समीकरण में आपको जो संख्या प्रयुक्त हुई, इस t का मतलब तो हुआ समय से, अभिक्रिया के दौरान लगा समय।
आर नोड का मतलब हुआ अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता। आर का मतलब हुआ अभिकारकों की, अभिकारकों की टी समय पर सांद्रता। के का मतलब हुआ विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक। के का मतलब किससे हुआ, वेग स्थिरांक से। जो सांद्रता होती है उसके लिए बड़ा कोष्टक कंपलसरी है, बाकी किसी को बड़े कोष्टक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हुआ शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन वेग समीकरण। एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ तक, फिर आगे की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है समाकलन वेग समीकरण की। तो समाकलन वेग समीकरण इसलिए व्युत्पन्न किए जाते हैं, इसलिए लिखे जाता है क्योंकि तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग की गणना हम यथार्थता के साथ नहीं कर सकते हैं, उसकी गणना करने के लिए हम समाकलन वेग समीकरण को प्रयुक्त करते हैं। पहला समाकलन वेग समीकरण लिखते हैं जिसमें डेल्टा एन का मान होता है शून्य, मीन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए लिखते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो सरल शब्दों में एक बार में तो आप ये कह सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सांद्रताओं से स्वतंत्र रहता, उसे कहा जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरे शब्दों में ये पढ़ सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घातांक के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने एक काल्पनिक अभिक्रिया ली जिसमें आर अभिकारक क्रिया करके बनाते हैं पी, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारकों की घातांक शून्य घातांक के, समानुपाती का साइन हटाओगे तो वेग स्थिरांक आ जाएगा। इस समीकरण को पढ़ेंगे हम वेग समीकरण। आर की पावर है 0, अगर किसी की घातांक 0 होती है तो उसका मान होता है इकाई 1। तो इस वेग के लिए आपने अभिक्रिया का वेग है, कौन सा अभिक्रिया का वेग है, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग है। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग में उसके अभिकारक पर निर्भर करते हैं, अभिकारक के अकॉर्डिंग उसको लिखें। तो अभिकारक का होता है अपघटन, अपघटन के लिए साइन किया जाता है माइनस का, अपघटन के लिए माइनस का हम लेते हैं। अल्प परिवर्तन होता है उसको कहते हैं डी आर, और उस परिवर्तन के लगे समय को कहते हैं डी टी। अल्पांश के द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। बराबर किसके हो जाएगा, के। ये तो हुआ वेग समीकरण और ये हुआ अवकलन समीकरण, जो एक नंबर का सीधा सरल क्वेश्चन पूछता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलन वेग समीकरण लिखो या शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखो। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ इसको हम परिवर्तित करके लिख देते हैं, इस माइनस वाले को इस तरफ भेज देते हैं और dt जो इसके भाग में वो इस तरफ भेज दोगे चला जाएगा गुणा में, ये माइनस इस तरफ आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका करना है समाकलन, dr का समाकलन करोगे तो प्राप्त होगा r मीन्स t समय पश्चात अभिकारकों की सांद्रता, माइनस का k कॉमन आ गया, dt का समाकलन करते हैं तो प्राप्त होता है t, और एक प्राप्त होगा c जिसको कहेंगे समाकलन स्थिरांक, इसको कई जगह i के द्वारा भी निर्देशित किया जाता है। हम बात करते हैं c की, समाकलन स्थिरांक का मान कितना होगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो आपने ये मान लिया कि यदि t बराबर 0 सेकेंड, जब अभिक्रिया की शुरुआत नहीं होती होने से पहले अभिकारकों की सांद्रता वो r नोड है, मीन्स अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता r नोड है। तो अगर ये मान इसमें रखोगे c का मान आ जाएगा किसके तुल्य, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के तुल्य। तो ये c का मान अगर समीकरण 3 में रखोगे तो समीकरण 3 में रखने पर हमें प्राप्त होगा समाकलन वेग समीकरण। अब इस समाकलन वेग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला आरेख पूछा जाता है इससे संबंधित। हम बात करें समाकलन वेग संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए पहले देखना आप आराम से, फिर हम अर्धायु काल की बात करें। तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न बनता है, समाकलन वेग समीकरण के अनुसार सांद्रता और समय के मध्य आरेख खींचो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। सांद्रता और समय के मध्य, समय के मध्य आरेख, पहला आरेख पूछा जाता है सांद्रता और समय के मध्य आरेख खींचो समाकलन वेग समीकरण के अनुसार। तो ये देखो समीकरण नंबर 5, हमने दो अक्ष लिए, एक अक्ष लिया x और एक अक्ष लिया y, दो अक्ष हो गए, ठीक है। ये तो x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष पर तो आपने निर्देशित किया समय को और y अक्ष पर समय
निर्देशित किया सांद्रता को, सांद्रता मीन्स आपने यहां लिख दी आर, यहां पर सांद्रता को निर्देशित किया या समय को निर्देशित किया। जो हमारा समाकलन वेग समीकरण है उसको अगर आप लिखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तो वो है अभिकारकों की सांद्रता बराबर माइनस का केटी प्लस प्रारंभिक सांद्रता, मीन्स ये आरेख है वो है y बराबर mx प्लस सी प्रकार, mx प्लस सी प्रकार, माइनस का साइन है तो आप माइनस को लिख दो, y बराबर माइनस mx प्लस सी प्रकार का है। मीन्स सी तो किसको प्रदर्शित करता है, अंतःखंड को, या अंतःखंड किसको प्रदर्शित करेगा, प्रारंभिक सांद्रता को। ये हो गई प्रारंभिक सांद्रता, मान लिया यहां तक। ये जो प्रारंभिक सांद्रता यहां से लेकर के यहां तक, ये मान किसको प्रदर्शित करेगा, आर नोड को प्रदर्शित करेगा। फिर एक का मान बढ़ाओगे तो दूसरे के मान में माइनस के लिए क्या बन गई, कमी बन गई, ये कमी बन गई। अगर आप इसका ढाल भी निकालो, सी का मतलब तो किससे हो गया, आर नोड से मतलब हो गया, जो पहले से भी प्रदर्शित है जानकारी में अंतःखंड। दूसरी बात करें इसका ढाल की, इसका ढाल किसको प्रदर्शित करता है, तो इसका ढाल किसको प्रदर्शित करेगा, माइनस के को प्रदर्शित करेगा। अगर आपसे केवल समीकरण पूछे सांद्रता और समय के मध्य प्रकार पूछे तब तो y बराबर mx प्लस सी प्रकार का, और आरेख पूछे तो समय और सांद्रता के मध्य इस प्रकार का आरेख होगा। कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के। दूसरा इसमें आरेख खींचे सांद्रता में परिवर्तन और समय के मध्य, सांद्रता में परिवर्तन और समय के मध्य, और समय के मध्य। सांद्रता में परिवर्तन मींस आर नोड माइनस आर, समय का मतलब टी। समीकरण नंबर कौन सा प्रयुक्त होगा, 6। तो यहां पर हम पहले तो ये ले लेते हैं, ये ले लिया एक तरफ तो ले लिया आपने समय, जो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, टी के द्वारा, एक्स अक्ष पर ले लिया, वाई अक्ष पर ले लिया सांद्रता परिवर्तन, सांद्रता परिवर्तन। और सांद्रता में हुए परिवर्तन को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हो, आर नोड माइनस आर के द्वारा, बड़े कोष्टक में बंद करके। ये दो, इन दोनों के बीच में जो समीकरण प्राप्त होती है वो समीकरण तो इस प्रकार की है, आर नोड माइनस आर बराबर किसके है, केटी के है। तो आप ये पढ़ सकते हो ये समीकरण है वो किस प्रकार का है, y बराबर mx प्रकार का। मीन्स एक का मान बढ़ाओगे तो दूसरे के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। एक का मान बढ़ाया, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो इसमें हुए परिवर्तन का अंतर है वो भी बढ़ेगा। और यहाँ पर भी इसका जो ढाल है, इसका जो ढाल है ये किसको प्रदर्शित करेगा, के को प्रदर्शित करेगा। ऊपर वाले में तो ढाल है वो प्रदर्शित करेगा माइनस के को, यहाँ पर ढाल है वो किसको प्रदर्शित करेगा, के को। ये हुआ सांद्रता में परिवर्तन और समय के मध्य आरेख। अब इसके बाद में दोनों आरेख पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु का, सॉरी शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु का। कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के। टी हाफ किस प्रकार से निर्धारित किया जाता, तो सबसे पहला प्रश्न तो बनता है अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का आधा विघटित होने में, प्रारंभिक सांद्रता आर नोड मींस r/2 इतना अपघटित हो जाता है उत्पाद में। अब आधा किस पे अपघटित हो जाता है, उत्पाद में हो जाता है, उसे कहा जाता है, उसमें जो समय लगता है उस समय को कहा जाता है अर्ध आयु काल। किसी भी अभिक्रिया का वह समय जिस पर अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं, अर्ध आयु काल, टी हाफ कहते हैं। वापस देख लेना, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक, आर का मतलब है अभिकारक से, अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता मींस आर नोट की
आधी रह जाती है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। अगर हम लिखे यहाँ पर समाकलन वेग समीकरण से, तो आपने ये पढ़ लिया कि समाकलन समीकरण कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए किस प्रकार का है, टी बराबर है आर नोड माइनस आर अपॉन के। अब इसमें आपको रखना क्या है, तो इसमें आपको रखना है कि टी बराबर तो क्या रखना है, टी हाफ, और आर की जगह क्या रखना है कि आर की जगह रखना है आर नोड बाई टू, टी की जगह रखना है टी हाफ और आर की जगह रखना है आर नोट बाई टू। इस समीकरण में रखोगे तो क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगी कि टी हाफ बराबर आर नोट माइनस आर नोट बाई टू अपॉन क्या के। इसका कितना मोल है, एक, आगे माइनस कितना करना है, आधा मोल, एक में से आधा मोल माइनस हो गया, पीछे कितना बचा, आधा मोल। तो आप इसको क्या पढ़ सकते हो कि टी हाफ बराबर आर नोट बाई टू के, आर नोट बाई टू के। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या प्राप्त हो गया, अर्ध आयु काल प्राप्त हो गया। इसको समीकरण नंबर 7 के बाद आप पढ़ लो भले कितना 8। अगर अर्ध आयु काल का इस पर प्रश्न आए तो आप ये कह सकते हो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल टी हाफ बराबर होता है आर नोट बाई टू। किसे कहते हैं, तो अभिकारकों की सांद्रता का आधा विघटित होने में जो समय लगता है उसे कहा जाता है अर्ध आयु काल। जैसे समाकलन समीकरण यह है, उसमें आपको टी की जगह टी हाफ का उपयोग करना है, आर की जगह अभिकारकों की सांद्रता की जगह प्रारंभिक सांद्रता का कितना लेना है, आधा, आर नोट बाई टू लेना है। अगर ये इस समीकरण में मान रखोगे तो टी हाफ बराबर हो जाएगा आर नोट बाई टू के। एक इससे संबंधित और आरेख भी बनता है, वो आरेख किसके मध्य बनता है, तो वो आरेख बनता है अर्ध आयु काल और आर नोड के मध्य। किसके मध्य आरेख बनता है, अर्ध आयु काल और प्रारंभिक सांद्रता के मध्य। कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ये यहाँ पर तो ले लिया आपने अर्ध आयु काल और यहाँ पर ले लिया आपने प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। एक्स अक्ष पर ले लिया अर्ध आयु काल और वाई अक्ष पर ले ली प्रारंभिक सांद्रता। इस समीकरण में देख लो, एक का मान बढ़ाओगे दूसरे के मान में क्या होगी, वृद्धि। मीन्स ये समीकरण है टी हाफ बराबर आर नोट बाई टू के। ये समीकरण किस प्रकार का समीकरण है, y बराबर mx प्रकार का समीकरण है। मीन्स एक का मान बढ़ाओगे तो दूसरे के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल और उस अर्ध आयु काल के लिए प्रारंभिक सांद्रता और समय के मध्य आरेख। ये वह शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण। उससे संबंधित प्रश्न आता है शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण व्युत्पन्न करो, यहाँ तक आपको व्युत्पन्न करना है। दूसरा इस पर प्रश्न बनता है शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का सूत्र व्युत्पन्न करो, तो ये अर्ध आयु काल का सूत्र व्युत्पन्न हुआ। फिर इस पर बनते हैं 3 अलग अलग प्रकार के आरेख, उन पर प्रश्न कि शून्य कोटि अभिक्रिया के हेतु सांद्रता और समय के मध्य आरेख खींचो, तो इस प्रकार का आरेख खींचना है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सांद्रता में परिवर्तन और समय के मध्य आरेख खींचो, तो ये खींचना है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल और प्रारंभिक सांद्रता के मध्य आरेख खींचो, तो ये खींचना है। ये तो हुई शून्य कोटि अभिक्रिया, उसका अर्ध आयु काल और उसमें प्राप्त होने वाले आरेख। अब हम इस पर देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण और उस पर नंबरिकल प्रश्न। अभी हमने व्युत्पन्न किया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन वेग समीकरण, अर्ध आयु काल और उनके मध्य बनाए आरेख। अब हम बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। कौन सी अभिक्रियाएं हैं वो शून्य कोटि अभिक्रिया को प्रदर्शित करती, एग्जाम्पल कौन कौन से। तो सबसे पहले उदाहरण के तो नंबर 1 पर आप ये कह सकते हो कि धातु के पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया धातु के पृष्ठ पर होती है तो उसकी कोटि का मान सदैव होता शून्य। जैसे बात करें नंबर 1 पर, हेबर प्रक्रम में अमोनिया का निर्माण होता है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। 2 मोल अमोनिया बनती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यह अभिक्रिया है वो प्लेटिनम धातु के पृष्ठ पर होती है। किसके पृष्ठ पर होती है, प्लेटिनम धातु के पृष्ठ पर होती है।
और जो भी अभिक्रिया धातु के पृष्ठ पर होती है उसकी कोटि का मान देखोगे तो उसकी कोटि का मान कितना होगा, 0। ऐसा ही हम एक एग्जांपल और देखें तो आप ये कह सकते हो हाइड्रोजन आयोडाइड का अगर हम तापीय अपघटन करें तो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन प्राप्त होगी। ये जो तापीय अपघटन है ये गोल्ड के सोने के पृष्ठ पर होता है, Au के पृष्ठ पर होता है। तो उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त हो गई, धातु, और धातु के पृष्ठ पर हो रही है तो इसके मोल कितने भी हो इस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर या इस पर अभिक्रिया का वेग वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, केवल वेग स्थिरांक के तुल्य होगा। मींस इसकी कोटि का मान कितना होगा, 0। अगर हम अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये कह सकते हो H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है Hν की उपस्थिति में और 2HCl का निर्माण करता है। इसमें भी अभिक्रिया का अगर आप अभिक्रिया की कोटि देखोगे या अभिक्रिया के वेग की बात करोगे तो इसमें अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा और कोटि का मान है वो कितना होगा, 0 होगा, 0 कोटि की अभिक्रिया होती है। नंबर 3 कह सकते हो एंजाइम एवं विकिरण, एंजाइम एवं विकिरण की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया एंजाइम या विकिरण की उपस्थिति में अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसकी भी कोटि कितनी होगी, 0 होगी। अगर आपसे इसके लिए पूछ ले वेग समीकरण लिखो तो इसके लिए वेग समीकरण लिखो तो आप लिख सकते हो ना अभिक्रिया के लिए R बराबर K, जो भी सांद्रता है उनकी घातांक कितनी हो जाएगी, 0। नाइट्रोजन की सांद्रता की घातांक 0 और हाइड्रोजन की भी सांद्रता की घातांक अभिकारक अणुओं पर निर्भर नहीं करेगा। मींस R बराबर किसके होगा, K के होगा, क्योंकि घातांकों का योग है डेल्टा n है, उसका मान कितना प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त। यहाँ पर भी इसके लिए भी वेग समीकरण कहोगे तो R बराबर क्या होगा, K इंटू हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता की घातांक 0। अगर किसी की घातांक 0 होती है, कोटि का मान n होता है, R बराबर किसके हो जाएगा, K के हो जाए। अगर इसके लिए भी लिखते हो तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग R बराबर क्या होगा, K इंटू हाइड्रोजन की सांद्रता की घातांक 0 और क्लोरीन की सांद्रता की घातांक भी 0। मींस R बराबर किसके हो जाएगा, K के हो जाएगा। ये इस पर आप ये कह सकते हो ये इनके क्या बन गए, वेग समीकरण बन गए। मतलब इनका वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। ये हुई शून्य कोटि की अभिक्रिया, उसके लिए समाकलन वेग समीकरण, उसके लिए अर्ध आयु काल और उस पर प्राप्त होने वाले आरेख। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि समाकलन अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन वेग समीकरण। अगर ये क्लास आपको ठीक लगी, आपकी जानकारी में आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।